नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी की डिटेल सेशन प्रारंभ हो चुके हैं और इस सेशन में शुरुआत हम लोग कर रहे हैं संविधान सभा के निर्माण यात्रा के बारे में कि संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा बैकग्राउंड लेंगे। एक्चुअली एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक सहमति पत्र लिया कि ये भारत में एकल व्यापार करेंगे, मतलब भारत के साथ ये मोनोपोली करेंगे। स्टार्टिंग में तो इसको मोनोपोली की परमिशन मिल गई और ये भारत में व्यापार करने आ गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर का भ्रष्टाचार इतना बढ़ता गया, कुछ इस लेवल पे बढ़ गया कि पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रॉयल्टी फीस पे करती थी। धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब रॉयल्टी फीस नहीं दे पाती बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेती तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात समझ में आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां चल रही हैं, तो उन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए हम कुछ रूल्स बनाएंगे। और इन्होंने जैसे जैसे रूल्स ईस्ट इंडिया कंपनी पे बनाए उसी आधार पे भारत की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। पहला रूल इन्होंने बनाया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट का मतलब क्या हुआ? दूर से बैठ के कंट्रोल करना। जैसे आप लोगों के घर में, अपने घर में गैस होती है, गैस सिलेंडर देखो एक रेगुलेटर लगा होता है। तो रेगुलेटर क्या काम करता है कि गैस को कंट्रोल करता है अपने पास से ही कि उस सामने स्टोव के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। उसी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने ब्रिटिश प्रशासन से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंट्रोल करना चाहती। तो इस कंट्रोल के क्रम में उसने क्या क्या किया इसकी चर्चा होगी। साथ ही साथ आज चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अगर आपको डिटेल सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि कंप्लीट प्लेटफॉर्म पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, जिसका कोड है बेटा बडी। अगर आप इससे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अभी बेटा लेखपाल के लिए भूमि बैच प्रारंभ है। इसकी फीस तो बेटा 299 होने वाली थी, लेकिन आज लास्ट डे है 22। आज के दिन अगर आप एनरोल करते हैं तो ये फीस आप लोगों को 99 ओनली पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए बेटा सुरक्षा बैच, जिसकी भी फीस आपको 99 रुपीज ही पे करनी पड़ेगी। इसके जस्ट बाद इसकी फीस बढ़ने वाली है। और बेटा ये पूरा का पूरा सेशन होगा एरर सोल्यूशन मेथड पे। एरर सोल्यूशन मेथड जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से प्रशासन किया था और क्या। देखो, जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रशासन देखते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वतः प्रशासन करने भारत में नहीं आती, वो अपना शासन करती ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से। ईस्ट इंडिया कंपनी में जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय मेजर 3 प्रेसिडेंसी चल रही थी। 3 प्रेसिडेंसी का मतलब क्या हुआ? 3 जगह उनकी कंपनियां थी। एक जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी चल रही थी, मद्रास प्रेसिडेंसी चल रही थी और बंबई प्रेसिडेंसी चल रही थी। अब वैसे मैं आप लोगों को इन सभी के इस तरह के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जो लोग एप्लीकेशंस पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस तरह के नोट्स मिलेंगे। ये कंप्लीट नोट्स रहेंगे और इसके साथ ही साथ जो बोर्ड पे घिची पिच्ची कर रहे हैं ये भी मिलेगा। तो दोनों चीजें मिलेंगी। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देखती है कि ये लगातार 3 कंपनियां हैं, 3 अलग अलग जगह चल रही हैं, तो तीनों पे एक साथ रूल कैसे करें। तो इसके लिए उन्होंने किया क्या, बंगाल में देखो पहले 3 जगह कंपनियां चल रही थी, तीनों कंपनी में एक एक हेड थे। इस हेड को बेटा हम लोग बोलते थे गवर्नर। बंगाल में जो इंसान गवर्नर था उसको हम लोग बंगाल का गवर्नर बोलते थे। जो मद्रास का गवर्नर था उसको हम लोग मद्रास का गवर्नर बोलते थे। जो बंबई का था उसको हम लोग बंबई का गवर्नर बोलते थे। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि तीनों से अलग अलग रिपोर्ट लेने की जगह हम किसी एक इंसान से रिपोर्ट लेंगे। उसके लिए उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को पद का नाम थोड़ा सा बढ़ाया। क्या बढ़ाया बेटा? बंगाल के गवर्नर जनरल को, जिसको हम लोग पहले बंगाल का गवर्नर बोलते थे, तो उसने कहा कि आप बंगाल के गवर्नर को हम गवर्नर नहीं बोलेंगे, इसके पद नाम में परिवर्तन कर देंगे और इसका नया पद नाम रख दिया बंगाल का गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बेटा? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट लेना आसान हो जाएगा। वो डायरेक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाएगा और कहेगा बेटा एक काम करो, दोनों रिपोर्ट। तो किस कंपनी में क्या चल रहा, बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदला, बंगाल का गवर्नर जनरल क्या किया। और इस समय इस पद पे आसीन थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब आपसे क्वेश्चन बेटा यहां से 2 बन गए।
पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के पदनाम बदला गया, तो इसके साथ क्या किया गया, बंगाल के अंतर्गत ही अपनी दोनों कंपनियों को कर दिया, मद्रास को और बंबई को। अब देखो बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से देखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, जब तक बेटा आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि किस कंपनी को क्या प्रॉफिट और क्यों। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब भी रिपोर्ट्स लेनी होगी कि मेरी कंपनियों में क्या चल रहा है, तो डायरेक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल के पास जाएगी। बंगाल का गवर्नर जनरल ही मद्रास और बंबई की भी रिपोर्ट दे देगा। अब रिपोर्टिंग अधिकारी एक रहा ना कि तीन रहे। इस तरह से कंपनी पे कंट्रोल करना आसान हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, और इसीलिए इसका नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट, ताकि तीनों कंपनियों पे आसानी से रेगुलेट किया जा सके। काम याद रखना, पहला काम क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर का पदनाम परिवर्तित किया, बंगाल का गवर्नर जनरल किया। पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को रखा गया। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक चीज विचार किया कि क्यों ना हम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करें। 1774 में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। भारत में क्या बेटा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ये सुप्रीम कोर्ट बेटा पहली, ये क्या रहा, ये पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है। साथ ही साथ इसका निर्माण कहां पे होता है, इसका निर्माण होता है फोर्ट विलियम कलकत्ता में। कहां पे बेटा, याद रखना, पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ये निर्माण कहां पे हो रहा, फोर्ट विलियम कलकत्ता में। इसमें एक चीफ जज थे, साथ ही साथ 3 अन्य जज थे। चीफ जज का नाम याद रखना, सर एलिजा इम्पे। क्या बेटा, सर एलिजा इम्पे इनका नाम था। अब ये जो गवर्नमेंट था, ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये कोई सामान्य कोर्ट नहीं था। यहाँ पे केवल और केवल ब्रिटिश अधिकारियों के, साथ ही साथ कंपनी के अधिकारियों के केस चलेंगे। यहाँ पे किसी भी भारतीय का केस अभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता था। पॉइंट से याद रखना, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का केवल एक ही उद्देश्य था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस पर रूल्स बनाए जा सके, इस पर कंट्रोल किया जा सके। जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती, ये केवल ब्रिटिश अधिकारियों के, कंपनी के अधिकारियों के, कंपनी के वर्कर्स के लिए थे। इसमें भारतीयों के केस अभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते थे। इसके साथ ही साथ एक नया रूल्स बनाया गया। वो रूल्स ये बनाया गया कि अब कोई भी व्यक्ति कंपनी का साथ ही व्यापार करेगा, केवल कंपनी व्यापार करेगी, निजी व्यापार नहीं करेगी। केवल कंपनी का व्यापार होगा, किसी भी निजी तरह के व्यापार को रोक लगा दिया। निजी व्यापार को रोक लगाने का मतलब क्या हुआ, पहले इस चीज को समझो बेटा। होता क्या था कि अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय भारत आते थे। ये भारत आना, भारत से जाना, ये सारा पैसा कंपनी देती थी। लेकिन ये लोग कंपनी के लिए पैसा सामान ना खरीद के अपने पर्सनल सामान खरीदते थे, और पर्सनल सामान खरीद के वहां जाके बेच देते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन कंपनी पे लगातार ऋण बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कंपनी का व्यापार नहीं हो रहा था। तो सबसे पहला काम क्या किया गया, सबसे पहले तो अपनी कंपनियों को कंट्रोल किया गया कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, पहले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल के अंदर दोनों प्रेसिडेंसी रख दी गई, मद्रास और बंबई। इसके साथ एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर होने वाली अराजकता के अगेंस्ट में केस कर सकता है। किसके किसी केस लड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के, ब्रिटिश एम्प्लॉयज के, कंपनीज के, लेकिन भारतीयों के केस नहीं लड़ेगा। साथ ही साथ कंपनी का व्यापार करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपना निजी व्यापार नहीं करेगा, तो पर्सनल व्यापार बंद हो गया। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक रूल्स बनाए कि आज से रिश्वत लेना पाप होगा। जो भी रिश्वत लेना बंद किया गया। अगर रिश्वत लोगे तो सारा का सारा आप पे केस करेगा। केस कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। किसकी बेटा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पे नियंत्रण करेगी। मतलब बेटा समझ में आया। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, इसकी स्थापना की, और ये भी ब्रिटेन में ही रहेंगे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी पे नियंत्रण करेंगे। ये प्रमुख कार्य थे जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रहे। अब आपको इससे क्या लगता है, क्या क्या चीजें सुधरी होंगी? सबसे पहले तो कंपनी का रिफॉर्मेशन सुधर गया होगा कि कंपनी का रिफॉर्मेशन कैसा रहेगा। इसके साथ ही साथ रिपोर्टिंग अधिकारी की नियुक्ति हो गई, कौन रिपोर्ट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ने निजी व्यापार पर रोक लगाया, रिश्वत पर रोक लगाया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। ये प्रमुख कार्य हुए थे। इनको एक बार हम लोग नोट्स में देख लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का
पद नाम बदला गया, बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल गवर्नर के अधीन कर दिया गया। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, एक सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जज तथा 3 प्रिस्टीन जज बने। सर एलिजा एम्पेस के पहले जज थे। स्थान था बेटा फोर्ट विलियम कलकत्ता में। कंपनी का निजी व्यापार व रिश्वत लेने पे बंद किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट पर नियंत्रण, ये प्रमुख कार्य थे। अब इसके साथ चर्चा करते हैं 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। बेटा कोई इशूज तो नहीं आया, प्रॉब्लम सही हो गई, कोई पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आ रहा हो कमेंट करके बता दो बेटा। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होता है बेटा, लिख लो बेटा पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या होता है। अब बेटा इसको याद रखना, पिट्स का मतलब यहाँ पे इस समय जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम, लेकिन हम लोग इस तरह से याद करेंगे, पिट का मतलब हुआ पॉलिटिकल कंट्रोल। बेटा लिख लो, एक लाइन लिख लो पॉलिटिकल कंट्रोल। ये लाइन जैसे ही रख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या कार्य होगा। अभी तक क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चीज को भापा कि भारत में ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से हम केवल और केवल व्यापार नहीं, भारत की सत्ता पर भी हासिल हो सकते हैं और भारत की सत्ता को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब उन्होंने भारत की सत्ता को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, सबसे पहले कंपनी से ही प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने कंपनी में 2 तरह की यूनिट्स बना दी। 2 तरह की यूनिट्स क्या बनाई, एक का नाम रखा बीओसी अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है बेटा इनका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BOARD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा नाम थे सीओडी, सीओडी का मतलब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बेटा 6 सदस्य थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेम ही था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का केवल एक कार्य था, ये कंपनी के राजनीतिक कार्यों को, राजनीतिक व प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण करेगा, राजनीतिक व प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल व्यापार के मामलों पर नियंत्रण करेगा, व्यापार के मामलों पर नियंत्रण करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की चर्चा करें तो इसमें 6 सदस्य शामिल थे। 6 सदस्य बेटा कौन कौन से थे, एक तो बेटा चांसलर हो गए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गए, साथ ही साथ 4 अन्य सदस्य। पहले कौन थे, पहले बेटा चांसलर थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर्स थे। दूसरे बेटा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और 4 अन्य सदस्य थे। इन्हें बेटा एक नई प्रशासनिक इकाई की स्थापना की गई जो कंपनी का भारत में राजनीतिक व प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जैसे पहले कार्य था वो बेटा व्यापार के कार्यों का नियंत्रण करेगा। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में, मतलब वो भारत में कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल नियंत्रण करना चाहते थे कि कंपनी किस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोल करेगी। एक बार और बेटा समझ लेते हैं क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट को लिखने के लिए पिट्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोल। अगर आपने सिर्फ ये लाइन लिख ली तो आपको समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल कंट्रोल करने के लिए क्या। अभी तक कंपनी केवल एक ही कार्य करती थी कि भारत में व्यापार करती थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल पारित किया कि आप व्यापार के साथ कंपनी का भारत में नियंत्रण भी करेंगे। उसके लिए एक संस्था बनाई गई नई, बीओसी। बीओसी का मतलब क्या रहा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंपनी को 2 भागों में बांटा गया और कंपनी को दोनों कार्य करने के लिए अलग अलग चीजों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कार्य होगा कि भारत में ये राजनीतिक व प्रशासनिक इकाइयों का राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करे, राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करे। इसके लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। 6 सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, 6 सदस्यों में बेटा एक थे चांसलर ऑफ द स्टेट, चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर, चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स, और इसके साथ 4 अन्य सदस्य शामिल थे। दूसरी जो बेटा पार्ट थे इनका सीओडी थे अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पहले की तरह कार्य था कि ये व्यापारिक मामलों पे नियंत्रण करेंगे, व्यापारिक मामलों का नियंत्रण करेंगे। इसके साथ ही साथ बेटा एक कार्य किया गया कि अभी तक क्या था, कंपनी पे बेटा रिश्वतखोरी लगातार हो रही थी, तो कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कंपनी पर नियंत्रण व जवाबदेही लागू की गई कि जो भ्रष्टाचार, देखो भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्य तो किया गया था, बताया गया था 1773 में, परंतु भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सका। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई नीतियां बनाई गई कि किस तरह से भ्रष्टाचार को रोका जाए। और लास्ट अंत में किया गया, भारत में अगर कोई गलती होती है, अगर ये भ्रष्टाचार होता है या कोई भी होता है, भारत में की गई गलतियों के लिए, भारत में की गई गलतियों के लिए ब्रिटिश संसद में अब जवाब देना पड़ेगा।
ब्रिटिश संसद में जवाब देना पड़ेगा, ब्रिटिश संसद में जवाब देना होगा। अब बेटा ये देना होगा, ये नियंत्रण रखा गया। पिट का मतलब क्या है? पॉलिटिकल कंट्रोल। अब बेटा ध्यान से देखते हो, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपका दोनों पॉइंट देखो, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा याद करा के जाऊंगा। आज हम लोगों ने पहले प्रारंभ किया कि किस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन करती, रेगुलेटिंग एक्ट का क्या अर्थ हुआ। फिर हम लोगों ने चर्चा की रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कार्य किए गए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करना, कंपनी का नियंत्रण करना, व्यापार पर नियंत्रण करना। 1784 की ईस्ट इंडिया एक्ट में कंपनी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक का कार्य रहा बेटा कोर्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, राजनीतिक व प्रशासनिक इकाइयों पर नियंत्रण करना या कंप्लीट नियंत्रण। इसके लिए 6 सदस्यों कमेटी बनाई गई, चांसलर ऑफ द एक्सचेंजेस, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, 4 एंड सीओडी क्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिनका कार्य केवल भारत में व्यापार को नियंत्रण करना था, भारत में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। साथ ही साथ ये रूल्स पारित किया गया कि अब भारत में किए गए कार्यों को का जवाब उन्हें ब्रिटिश संसद में देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा था पिट इंडिया एक्ट अर्थात पॉलिटिकल कंट्रोल सिस्टम। कल के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 1883 का चार्टर एक्ट के बारे में और इसके साथ हम लोग कंपनी के अन्य प्रशासनिक इकाइयों को नियंत्रण करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो बेटा आप लोगों को एक और हिंट देते हैं, एक और अच्छी चीज बताते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टाइम टेबल, सिलेबस, ये चीजें लगातार अपडेट हो रही हैं। अगर आपको किसी एग्जाम्स के लिए जानना है, यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, तो नंबर है 9889057003, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इन सभी के पीडीएफ एप्लीकेशन पर फ्री कर दी गई है और ये पूरा का पूरा सेशन अभी केवल स्टार्टिंग के 5 दिनों तक आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। भूमि बैच ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। अभी फीस 299 नहीं देनी पड़ेगी, केवल 99 देनी पड़ेगी। आज लास्ट डे है 22, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा पूरे एप्लीकेशन पे। कोड बड़ी यूज कर लीजिएगा। होम गार्ड के लिए भी बेटा सुरक्षा बैच है। ये सभी एरर सॉल्यूशन मेथड पे होंगे। एरर सॉल्यूशन मेथड के बारे में जानने के लिए ESM द एग्जाम बड़ी सर्च करिए। मिलते हैं नेक्स्ट नजर के साथ, तब तक लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों या दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।